नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे हमारा जो 7वां मॉड्यूल था एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में देखा था। अभी हम एक एक पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो पैसिव कंपोनेंट में जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। रजिस्टर होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसका सर्किट में उसको लगाने से क्या उसका प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज हमने देखा, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे थे रजिस्टर्स के वैल्यू को निकालना कि एक कोई भी रजिस्टर इक्विपमेंट है या डिवाइस है या कंपोनेंट है हमारा, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, या तो हम मल्टीमीटर से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर कलर कोडिंग भी होता है, ठीक है। यानी डिफरेंट कलर की उसके ऊपर पट्टियां होती हैं, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं। तो पीछे क्लास में हमने कलर कोड का चार्ट देखा था, है ना। तो चार्ट में क्या उसका एक कोडिंग होता है कि इस कलर के लिए ये चार्ट मतलब इस प्रकार का नंबर रहेगा। जैसे कई सारे कलर होते हैं, सबका नंबरिंग होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग अपना निकालते थे जो उसका रेजिस्टेंस होता था 4 बैंड वाले रजिस्टर का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि 5 बैंड का अगर रजिस्टर हो तो हमारा कैसे निकालते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि एक रजिस्टर है हमारा जिसमें क्या है, कलर कोड 4 बैंड है, 1 2 3 4, ये 4 कलर है। एक और रजिस्टर है हमारा जिसमें क्या है 5 कलर है, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें क्या होता था, सबके लिए सेम है, जिस कलर का जो कोड होता है वो कोड हमको याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है, उसका कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला एक ही है कि उसको याद करना है हमको। अब जैसे 4 बैंड है ना, तो जो चौथा बैंड होता है ये हमारा टॉलरेंस के लिए होगा, ठीक है। यहाँ 5वां बैंड जो होगा वो टॉलरेंस के लिए होता है। ये जो हमारा यहाँ पे पहला और दूसरा जो बैंड होता है, फर्स्ट बैंड को ऐसे लिखते हैं और सेकेंड बैंड को इसके साथ ही लिखते हैं। जैसे हम 10 लिखते हैं इकाई दहाई के फॉर्मेट में, या 20 को लिखेंगे, 15 को लिखते हैं, है ना। ये सब कैसे है, इकाई और दहाई के फॉर्मेट में है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 बैंड को हम इकाई और दहाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन जो हमारा तीसरा बैंड होता है, वो हमारा तीसरा बैंड जो होगा वो गुना के फॉर्मेट में जाता है। इसमें गुना के फॉर्मेट में, है ना। और जो चौथा बैंड होता है वो प्लस माइनस के रूप में होता है, यानी टॉलरेंस को बताता है कि कितना टॉलरेंस रहेगा, उसका वैल्यू कितना बढ़ेगा या घट सकता है। अब इसी हिसाब से मान लीजिए मेरा 5 बैंड का है, तो जो पहले और जो दूसरे होंगे और जो तीसरे होंगे, तीनों बैंड को एक साथ लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा होता है। और जो चौथा बैंड होता है हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। और 5वां बैंड जो होगा वो प्लस माइनस टॉलरेंस को बताता है, ठीक है। किसको बताएगा, टॉलरेंस को बताता है कि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना बढ़ सकता है, इतना घट सकता है। तो जो उसका वैल्यू निकालना है किसी भी रेजिस्टेंस का कलर कोड के माध्यम से, वो उसमें इतना ही होता है ना। 6 बैंड का होगा तो आगे का 4 बैंड सेम लिखेंगे, 5वां बैंड को गुणा करेंगे और 6वें बैंड को प्लस माइनस के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारे रजिस्टर होते हैं उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी रजिस्टर होता है उसमें कई सारी क्वालिटियां होती हैं, है ना। तो एक टॉलरेंस अभी बता रहे थे ना, टॉलरेंस क्या क्वालिटी होता है। तो इसका एक फंक्शन होता है, उसको भी हम लिख देते हैं, टॉलरेंस होता क्या है, ठीक है। टॉलरेंस बोल रहा है कि प्रतिरोधों के थोक उत्पादन के निर्माण के लिए विशिष्ट मानों के प्रतिरोधों का निर्माण करना क्या है, कठिन और महंगा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो कंपनी है, अगर कोई स्पेसिफिक एक वैल्यू के लिए रजिस्टर निकालना या बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे अभी आप बोलोगे कि हमको 470 ओम का रजिस्टर चाहिए, ठीक है। और अब कोई बोला हमको 471 ओम का क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए, या 472 ओम का रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक एक वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस बनाना या रजिस्टर बनाना क्या होता है, महंगा होता है ना। उसको नहीं बनाया जा सकता कि इसके लिए अलग रजिस्टर हो गया, इसके लिए अलग रजिस्टर बनाना है, इसके लिए अलग रजिस्टर बनाना है। इन सब चीजों को देखते हुए जो उसका जो डिजाइन किया गया है वो टॉलरेंस के आधार पर किया गया कि उसकी वैल्यू कुछ आगे हो सकती है, कुछ पीछे हो सकती है। जैसे अभी क्या है कि 470 है, 470 ओम है, इसका टॉलरेंस अगर मान के चला जाए कि 10% का है, तो क्या होगा, 470 से थोड़ा कम और 470 से थोड़ा ज्यादा। यानी इस तरह की वैल्यू का भी अगर कोई जरूरत है, कभी 399 ओम का भी जरूरत है ना, या 401 ओम का भी जरूरत है, 402 ओम का जरूरत है, तो हम 470 वाले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंस बेसिकली इसीलिए होता है कि जो भी हमारा रजिस्टर है उसकी जो भी वैल्यू है उसको थोड़ा सा कम में या थोड़ा सा ज्यादा में हम क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। यानी उसकी सहनशीलता को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है 399 ओम का हमको जरूरत है किसी भी सर्किट में लगाना तो उसके लिए अलग रजिस्टर होगा, नहीं, सेम कलर बैंड होता है
वो क्या है इस वेरी करता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, उस तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये चीज बताता है हमारा टॉलरेंस। अगला हमारा एप्लीकेशन या अनुप्रयोग है ना। कार्बन संरचना स्थिर मान प्रतिरोधों, समान प्रयोजन में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, रेडियो टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन इत्यादि में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिरोध है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन स्ट्रक्चर वाला जो हमारा प्रतिरोध होता है, कार्बन संरचना स्थिर मान वाला जो प्रतिरोध होता है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग इससे करते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? रेडियो में करते हैं, टेप रिकॉर्डर में करते हैं, टेलीविजन आदि बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम 50% से ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्या है कि उपयोग किए जाने वाले 50% से अधिक जो प्रतिरोध होते हैं वो कार्बन कंपोजिशन की स्थिर प्रतिरोध होते हैं। यानी कार्बन कंपोजिशन वाला क्या है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रतिरोधों का ओमिक मान मापना। ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस का अगर ओमिक वैल्यू मापना है तो हम लोग दो तरह का मेथड अपनाते हैं। पहला मेथड है हमारा कि हम उसके कलर कोड से उसका वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर किसी भी रेजिस्टर का हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से भी उसका हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसी में यही बता रहा है, प्रतिरोधों के निर्मित सहनशीलता के कारण रंग या अन्य कोडिंग योजनाओं से किसी भी प्रतिरोध के सटीक ओमिक मान को पढ़ना संभव नहीं होता है। ठीक है, कलर कोड से किसी भी रजिस्टर का सटीक मान हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ते हैं, इस्तेमाल में आता भी है। ठीक है, तो उसमें टॉलरेंस भी दिखाता है। लेकिन अगर आपको क्या है कि एग्जैक्ट हमको चाहिए कि हाँ इस वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको एग्जैक्ट उसका वैल्यू पता करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। बेसिकली मल्टीमीटर में क्या होता है, हमारा ओम मीटर होता है। ठीक है, उसमें दो नॉब्स होते हैं, दोनों नॉब को रजिस्टर के एक एक टर्मिनल पर क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद वो उसके वैल्यू को दिखा देता है। तो इस तरह से हम ओम मीटर से भी क्या कर सकते हैं, अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगला है हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा था कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, दूसरा क्या है हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध। ठीक है, बोला कि प्रतिरोध आवश्यक ओमिक मान के अतिरिक्त उत्पादित ऊष्मा को क्षय करने में भी सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है उसका जो ओमिक वैल्यू होता है, जब प्रतिरोध कनेक्ट किया जाता है तो प्रतिरोध में क्या है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध ऐसा होना चाहिए जो ऊष्मा को क्या करे, अच्छे तरीके से उसका उत्सर्जन कर सके। ठीक है, यानी जैसे ही कनेक्ट किया जाता है सर्किट में रजिस्टर को, तो रजिस्टर क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने से क्या होता है, उष्मा निकल होती है, तो वो क्या करता है, उष्मा में को इन्वायरमेंट में छोड़ता रहता है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन कंपोजिशन होते हैं उनकी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है ना, कि उतना पावर तक ही वो काम कर सकते हैं, यानी उतनी ऊर्जा को ही क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित कर सकते हैं। मान लीजिए कि हाई करंट आ गया तो उष्मा ज्यादा जनरेट होती है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, कार्बन कंपोजिशन काम नहीं कर पाता है, वो ब्लास्ट कर देता है या जल जाता है या सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, उन सब चीजों से निपटने के लिए हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है वायर बाउंड प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें यही सब बता रहा है कि अपनी प्रकृति से कार्बन की अधिकतम उष्मा उत्सर्जन की एक सीमा होती है जिसे उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, यानी ज्यादा उष्मा को क्या कर सकता है, कार्बन उत्सर्जित नहीं कर सकता, उसका एक लिमिट होता है। बोला कि जब उच्च धारा प्रवाहित होती है तो कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। कार्बन प्रतिरोधों की या बढ़ी हुई उष्मा प्रतिरोधों के ओमिक मान को खुले को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो अगर उष्मा ज्यादा बढ़ जाती है तो जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका ओमिक वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता है। अगर ओमिक वैल्यू चेंज हो गया तो सर्किट में क्या कर सकता है, वो दिक्कत कर सकता है। कभी कभी क्या है, अत्यधिक उष्मा के कारण प्रतिरोध खुले में भी जल सकते हैं, इसलिए कार्बन प्रतिरोध केवल 2 वाट तक सुरक्षित रूप से कम पावर परिपथ में उपयुक्त हैं। ठीक है, तो जो हमारे कार्बन कंपोजिशन वाले हैं ये केवल 2 वाट तक के 2 वाट तक के पावर पर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इससे अधिक पावर पे क्या होते हैं, ये खराब होने का इसका चांस रहता है। आगे बोल रहा है कि कार्बन प्रतिरोधों में इस सीमा को कार्बन के अतिरिक्त निक्रोम, मैग्नीज जैसे प्रतिरोधक पदार्थों के तारों का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कार्बन प्रतिरोध का जो ये एक लिमिटेशन है, इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन आदि से प्रतिरोधक तार होते हैं, इनका उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कमी को दूर कर सकते हैं। आगे प्रतिरोधक पदार्थों के तारों का उपयोग करके बनाए गए प्रतिरोधों को वायर बाउंड प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसे प्रतिरोध जिनमें क्या है कि तार का उपयोग करके प्रतिरोध बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वायर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है वायर उसमें इस्तेमाल हुआ, उसमें तार इस्तेमाल हुआ। बाउंड का मतलब क्या, गोला आकार में उसको डिजाइन किया जाता है। आगे बोल रहा है कि ये प्रतिरोध उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं और फिर भी यथार्थ ओमिक मान बनाए रख सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध होते हैं वायर बाउंड टाइप के प्रतिरोध होते हैं, अत्यधिक ऊष्मा पे क्या कर सकते हैं, अपने ओमिक वैल्यू को बनाकर रखते हैं। लेकिन जबकि कार्बन कंपोजिशन में क्या होता था, हीट अगर ज्यादा बढ़ जाती थी तो उसका ओमिक वैल्यू जो होता था वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। लेकिन वायर बाउंड में ऐसा नहीं होता है। आगे इसके लिए अतिरिक्त वायर बाउंड प्रतिरोधों में भिन्नात्मक ओमिक मान भी हो सकता है, जो कार्बन संरचना प्रतिरोधों में संभव नहीं है। ठीक है। तो जो हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध होता है इसमें भिन्नात्मक यानी जो कार्बन कंपोजिशन होते हैं ना उसमें अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस बनाना इम्पॉसिबल होता है, यानी बनाना कठिन होता है। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग ओमिक वैल्यू के रेजिस्टेंस को आसानी से क्या करा जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब आगे क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन है उसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना, कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, बोला कि नीचे चित्र है, चित्र में क्या है हमारा दिखाया गया है, वायर बाउंड प्रतिरोध जो है इसका चित्र क्या है, नीचे में दिखाया गया है ना। ये क्या है हमारा वायर बाउंड का एक चित्र है, ठीक है, जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है। बोला कि पार्सिलोन कोर ए के ऊपर प्रतिरोधी तार बी जैसे निक्रोम, निक्रोम मैग्नीन और यूरो का क्या होता है, लपेटा होता है। ठीक है, ये क्या है, एक पार्सिलोन कोर है, यानी जैसे एक छड़ होता है कोई चीज, है ना, मान लीजिए कोई रॉड है उसके ऊपर क्या करते हैं हम, वायर को लपेटते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से क्या है, एक ये पार्सिलोन नामक एक कोर है हमारा, इस कोर के ऊपर क्या करा जाता है, बी नामक प्रतिरोधक तार को लपेटा जाता है। ठीक है, बी नामक क्या करता है, प्रतिरोधी तार को लपेटा जाता है, जैसे वो बनाया जाता है निक्रोम वगैरह मैग्नीन वगैरह से बनाया जाता है, यानी पतला तार होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, लपेटते हैं। आगे घुमावों की संख्या आवश्यक प्रतिरोध के मान पर निर्भर करती है ना, जो उसके घुमाव की संख्या होती है वो प्रतिरोध के मान पर निर्भर करती है, कि जितना हमको उसका वैल्यू मान रखना है उसी हिसाब से उसको रोटेशन यानी टर्न्स को रखना है। आगे तार के सिरे टर्मिनल डी पर जुड़े होते हैं, जो दोनों तार के सिरे होते हैं वो ये दो टर्मिनल है हमारे डी, यहाँ पर क्या होते हैं, अंदर से ये तार पूरा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आगे टर्मिनल को छोड़कर पूरे निर्माण को इंसुलेटिंग बाइंडर जैसे सेलेक्ट सिरेमिक पेस्ट का उपयोग करके लेपित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वायर बाउंड प्रतिरोध को जंग से आदि से क्या करा जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, एक क्या पार्सिलोन का कोर है उसके ऊपर हमने मैग्नीन वगैरह का तार लपेट दिया है। ठीक है, तार के जो दोनों सिरे होते हैं उसको इस तरह से दोनों सिरों पर क्या करा जाता है, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ये जो संरचना होती है इसके ऊपर क्या करा जाता है, एक सिरेमिक पेस्ट से लेपन कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा तार है उसको क्या करा जा सके, जंग से बचाया जा सके, है ना। आगे है बहुत अधिक वोल्टेज धारा अनुप्रयोग में प्रतिरोधी तारों को कांच के सैलेक सिरेमिक के स्थान पर कांच के इनेमल का लेप किया जाता है। ठीक है, अगर इनको क्या करना है, अधिक धारा अधिक वोल्टेज में क्या करना है हमको, इसका इस्तेमाल करना है, तो क्या करा जाता है, कांच के इनेमल का लेपन किया जाता है इसके ऊपर, है ना, सिरेमिक पेस्ट की जगह पर क्या करा जाता है, कांच के इनेमल का लेपन किया जाता है। आगे कांच के इनेमल कोटिंग वायर बाउंड प्रतिरोध को अत्यधिक उष्मा और इंटर वाइंडिंग फायरिंग डिस्चार्ज से बचाता है। ठीक है, तो जो इसका कांच का जो इनेमल कोटिंग होता है वो इसको क्या करता है, अत्यधिक उष्मा से क्या करता है, इसको बचाता है। ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन है किसका, वायर बाउंड का। ठीक है, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं है। पार्सिलोन का एक कोर होता है उसके ऊपर वायर को लपेटा जाता है, दोनों सिरे पर वायर हमारे कनेक्ट होते हैं टर्मिनल से। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक पेस्ट लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो कि अत्यधिक जो उष्मा उत्पन्न होती है उसको बचा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वायर बाउंड का रजिस्टर। आगे बोल रहा है प्रतिरोध वैल्यू। ठीक है, जो हमारे वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं इसकी प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, वायर बाउंड प्रतिरोध 1 ओम से 100 किलो ओम के विभिन्न मानों में उपलब्ध होते हैं, जिनकी पावर रेटिंग 1 वाट से लेकर 100 वाट तक होती है। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा वायर बाउंड का जो वैल्यू होता है 1 ओम से लेकर के कितना 100 किलो ओम तक का इसका रेंज होता है, और इसका जो पावर रेटिंग होता है वो 1 वाट से लेकर के 100 वाट तक का पावर रेटिंग इसका होता है। पावर रेटिंग जितनी अधिक होगी प्रयुक्त प्रतिरोध तार उतने ही मोटे होंगे और वायर बाउंड प्रतिरोध का भौतिक आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर पावर रेटिंग इसकी अधिक होगी तो जो इसमें तार लपेटा गया है प्रतिरोधी तार जो होता है उसको वो क्या होगा, मोटा होता जाएगा, और जो वायर बाउंड प्रतिरोध का जो भौतिक आकार होता है वो भी क्या होता है हमारा, बड़ा होने लगता है। ठीक है, अब इसके जो अनुप्रयोग हैं वो कहाँ कहाँ पर इसके अनुप्रयोग होते हैं। वायर बाउंड प्रतिरोध सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाते हैं, जहां न्यूनतम मान यथार्थ उच्च वाट क्षमता रेटिंग की आवश्यकता होती है ना। जहां पर क्या उच्च वाट रेटिंग क्षमता की आवश्यकता होती है वहां पर क्या करा जाता है, वायर बाउंड जो रजिस्टर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब कुछ अनुप्रयोग बताए गए हैं, विनियमित पावर सप्लाई में रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, एम्पलीफायर होता है, मोटर कंट्रोल होता है, सर्वो कंट्रोल परिपथ होता है, टीवी रिसीवर आदि जगहों पे क्या होता है हमारा वायर बाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हाई पावर के हमारे क्या है डिवाइसेस हैं, यहाँ पर पावर का ज्यादा काम होता है, इसलिए
पावर जहां पर ज्यादा इस्तेमाल होगा वहां पर ये हमारा वायर बाउंड रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन हो गए हमारे वायर बाउंड रजिस्टर के, और उसका प्रतिरोध का मान हो गया है ना, और उसका पावर क्षमता हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे जो रजिस्टर है उसके स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं ना, पीडीएफ में देखिएगा तो मिल जाएगा आसानी से, है ना, इसको आप लोग देख लेना। अगला है हमारा ओम का नियम। ठीक है, जो हमारे पैसिव कंपोनेंट होते हैं उन पर क्या होता है, हमारा ओम का नियम फॉलो होता है। ठीक है, तो उसी ओम के नियम को क्या करना है, हमको देखना है ना। पैसिव कंपोनेंट जो हमारे रजिस्टर हो गए, इंडक्टर हो गए, जो कैपेसिटर हो गए, ये सब क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, है ना। तो ओम के नियम को हमको देखना है। ठीक है, क्या है हमारा ओम का नियम, है ना, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, हाँ बोल रहा है कि ओम का नियम क्या बोलता है, प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित धारा की मात्रा दो कारक पर निर्भर करती है। पहला क्या है, प्रतिरोध का ओमिक मान, और दूसरा क्या है, प्रतिरोध पर आरोपित वोल्टेज। ठीक है, तो जो उसका ओमिक वैल्यू, जो उसका धारा होती है, यानी किसी भी प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो किस पर निर्भर करता है, दो चीज पर निर्भर करता है, कि उस प्रतिरोध का वैल्यू कितना है और उस प्रतिरोध को कितना वोल्टेज दिया जा रहा है। तो इन दोनों कारक पर निर्भर होता है कि किसी प्रतिरोध में कितना करंट हमारा फ्लो करता है। हाँ, बोल रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक पर लगाया गया वोल्टेज स्थिर रखा जाता है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें प्रवाहित धारा न्यूनतम होगी। दूसरे शब्दों में, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा प्रतिरोधक के, हाँ, प्रतिरोध के मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर क्या करें, हम वोल्टेज को स्थिर रख दें। ठीक है, वोल्टेज को क्या कर दें, हम स्थिर रख दें, तो क्या होता है, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें प्रवाहित धारा जो होती है वो क्या होती है, उतना ही न्यूनतम होती है ना। यानी जो होता है हमारा धारा होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमारा आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी अगर हमारा धारा बढ़ेगी तो यानी हमारा रेजिस्टेंस क्या है, इसमें कम है ना। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रतिरोध का अगर कोई भी प्रतिरोध अगर उसका वैल्यू ज्यादा है तो करंट उसमें क्या होगी, कम फ्लो होगी। अगर उसका प्रतिरोध का वैल्यू कम है तो उसमें करंट क्या होगी, ज्यादा फ्लो करेगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला हमारा इक्वेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, पहला इक्वेशन बनेगा जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्थिर कर देते हैं। वोल्टेज क्या होगा हमारा, स्थिर जब रहेगा तो हमारा जो धारा होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, आर के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, जब वोल्टेज स्थिर है हमारा तो हमारी जो धारा है वो क्या होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारी धारा घटेगी, प्रतिरोध कम होगा तो हमारी धारा क्या होगी, बढ़ेगी। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। आगे दूसरा बोल रहा है कि दूसरी ओर यदि एक स्थिर प्रतिरोध पर आरोपित वोल्टेज के मान में वृद्धि हो जाती है तो प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित धारा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें, प्रतिरोध के माध्यम से धारा प्रतिरोध पर आरोपित वोल्टेज के सीधे अनुपातिक होती है। ठीक है, तो अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होता है, धारा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वोल्टेज को कम करा जाता है तो धारा हमारी बढ़ जाती है। किस कंडीशन में, जब हमारा प्रतिरोध क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, पहले हमने क्या किया, वोल्टेज को स्थिर किया, अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो आर है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्थिर कर देंगे। ठीक है, आर को स्थिर करने से क्या होता है, आर जैसे ही स्थिर होगा हमारा तो वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो वोल्टेज होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जो हमारा यहाँ पे जो आई था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारी वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी, वोल्टेज अगर घटेगी तो धारा भी क्या होगी, हमारी घटेगी। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, उसका इक्वेशन निकल के आ जाता है। बोला कि जब दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बनेगा आई बराबर वी अपन आर। ठीक है, क्यों, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी और आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। जब इन दोनों समीकरण को हम लोग मिलाएंगे, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, आई बराबर वी अपान आर। क्या बन जाएगा, आई बराबर वी अपान आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ओम का नियम यही बताता है। ठीक है, ओम का नियम यही बताता है कि अगर हम वोल्टेज को स्थिर करते हैं, है ना, और रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो सर्किट में धारा कम जाएगी, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो सर्किट में धारा ज्यादा जाएगी। ठीक है, दूसरी स्थिति में अगर हम रजिस्टर को क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं, यानी उसके वैल्यू को नहीं ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के वैल्यू को हमने कम कर दिया, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा धारा भी बढ़ता है, वोल्टेज कम करते हैं तो हमारा धारा भी
कम होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि धारा का प्रभाव वोल्टेज और रेजिस्टर के हिसाब से किस तरह से सर्किट में पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओम का नियम हो गया। हाँ, आगे बोल रहा है कि सामान्यतः क्या है, ओम के नियम को इस प्रकार से कहा जा सकता है ना, क्या कह सकते हैं, किसी दिए गए स्थिर तापमान के अंतर्गत, है ना, किसी दिए गए स्थिर तापमान के अंतर्गत, यानी टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा है ना हमारा घट रहा है, प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाली जो धारा होती है प्रतिरोधक के एक्रॉस वोल्टेज की क्या होता है, समानुपाती होता है, और उसके प्रतिरोध के मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो भी इसमें धारा बहेगी वो वोल्टेज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है उसकी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहता है, ओम का नियम कहता है। एकदम सिंपल है, बहुत मस्त है ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, कौन सा एग्जाम्पल क्या है, बोला ओम के नियम का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ओम का नियम हमको पता है ना, आई बराबर क्या होता है, V अपान आर, ये हमारा क्या हो गया है, ओम का नियम हो गया। ठीक है, अब इस ओम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई एक चीज वैल्यू, दो चीज वैल्यू को दिया है तो तीसरी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे ये दोनों देगा प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ये दोनों देगा तो करंट निकाल सकते हैं, करंट पता है, प्रतिरोध पता है, तो हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, दो वैल्यू देकर कोई एक भी वैल्यू हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बोला कि एक सर्किट दिया गया है, सर्किट में क्या करना है, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब धारा कितना बह रहा है उसको हमको देखना है। यहाँ पर प्रतिरोध का मान दिया है, आर बराबर कितना दिया है, 10 ओम दिया है, और V बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो V पता है, आर पता है, तो धारा हम लोग निकाल सकते हैं। धारा कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से, क्या है, I बराबर V अपान आर। ठीक है, तो V कितना है, 10 है, आर कितना है, 10 है। जब दोनों को हम लोग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा। एक क्या है, एम्पियर। ठीक है, जो हमारा करंट होता है उसका मात्रा क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है। ठीक है, वही चीज इसमें बताया गया है। आगे बोल रहा है हमारा सीरीज में प्रतिरोध। ठीक है, सीरीज में प्रतिरोध क्या होता है, जब प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है, हमारा सीरीज प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ पे एक चित्र है, देखो दो प्रतिरोध है ना, एक सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से हमारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है, कई सारे प्रतिरोध हमारे सीरीज में। जैसे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति का क्या करा है, हाथ पकड़ा, उस दूसरे ने किसी तीसरे का पकड़ा, तीसरे ने किसी चौथे का पकड़ा, यानी सब एक लाइन में खड़े हो गए एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ठीक है, वैसे ही होता है, जैसे मैं रजिस्टर हो गया, मेरे पास दो टर्मिनल है, यानी दो हाथ हो गए हैं, मैंने मेरा एक हाथ कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ा है, हमने इस हाथ से किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ा है, तो अगर तीन चार लोग इस तरह से खड़े हो जाते हैं एक श्रृंखला में, तो उसको क्या बोला जाता है, सीरीज सर्किट बोला जाता है। यानी उसमें क्या है, कई सारे रजिस्टर हमारे क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब सीरीज में होता है तो हमारा जो भी प्रतिरोध होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के हिसाब से चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन प्रतिरोध है, एक हो गया, एक दूसरा हो गया, और एक तीसरा हो गया, तीनों क्या है, सीरीज में जुड़े हुए। अगर इसका टोटल रजिस्टर पूछा जाएगा, है ना, इसका वैल्यू R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, अगर इसका टोटल पूछा जाएगा कि पूरे तीनों सीरीज का मिलाकर कितना प्रतिरोध है, तो तीनों को जोड़ के हम लोग बताएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R। ठीक है, अगर तीनों को जोड़ा जाएगा तो तीनों को जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आएगा वो उसका क्या कहलाता है, R इक्विवेलेंट, यानी उसका कुल प्रतिरोध कहलाता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कई सारे प्रतिरोध हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका भी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे कुछ प्रश्न भी दिया होगा, है ना। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रश्न है। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या है, 1 किलो ओम है, यहाँ पर 2.2 किलो ओम है ना, तो दोनों का टोटल प्रतिरोध निकालना है हमको। जैसे एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध होगा, R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है 1 किलो ओम, किलो का मतलब 1000 ओम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या है, 2.2 किलो ओम है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2200 ओम हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, R1 कितना है, 1000 है हमारा, R2 कितना है, 2200 है। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। अगर इसको हम किलो के फॉर्म में बदलेंगे कितना आएगा, 3.2 किलो ओम, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, किसी भी कई सारे अगर रजिस्टर एक साथ जुड़े हुए हैं, उनका वैल्यू दिया गया है, तो उनका वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जब सारे प्रतिरोध हमारे श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो सिंपली उनको क्या करा जाता है, जोड़ दिया जाता है उनके वैल्यू को, है ना। उस तरह से क्या निकलता है, हमारा जो पूरा टोटल इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, वो हमारा निकल आता है।
ठीक है। अब जैसे क्या है, एक यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या बोला है कि जो हमारा परिपथ है इसमें क्या करना है, हमको धारा निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो कितना प्रतिरोध, हमारा दो प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये है दूसरा ये, एक प्रतिरोध इधर है दूसरा ये है, और सर्किट में क्या लगा है, हमारा बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बैटरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, और फिर ये दूसरे वाले प्रतिरोध का जो एक टर्मिनल है वो किससे, बैटरी के एक सिरे से जुड़ा हुआ है। यानी हमारा जो भी सर्किट है वो कैसे है, सीरीज में, यानी एक क्लोज बंद परिपथ में बना रहा है। यानी यहाँ से चलते हैं और यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, पूरा एक क्लोज सर्किट हमारा बना रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये बैटरी इसमें लगाया जाता है, इसमें क्या होता है, करंट बहना शुरू हो जाता है। तो बोल रहा है वही करंट हमको निकाल के बताना है, यानी आई का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले दोनों जो प्रतिरोध है हमारे, इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। दोनों प्रतिरोध को मिलाकर एक प्रतिरोध बना लेंगे तो क्या होगा, आर टी होगा। आर टी का मतलब क्या है, टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध क्या है हमारा, R1 प्लस R2 है। R1 और R2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ 3.3 के है, और प्लस में क्या है, 300 ओम है, 330 ओम है। ठीक है, 330 ओम है। ठीक, 330 ओम है हमारा। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 3600 ओम हो जाएगा। ठीक है, 3630 ओम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3630 ओम हमारा आर निकल के आया है। हमारा भी पता है तो हम आई निकाल सकते हैं, प्रतिरोध धारा निकाल सकते हैं। धारा क्या होता है, V बटा में आर। V का वैल्यू कितना है, 12, आर कितना है, 3630। ठीक है, तो हमारा कितना है, 3630, नहीं नहीं 3630 नहीं, इसको 330 ही करो। कितना, 300 करो, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल 3600 हो जाएगा। कितना हो गया, 3600। 12 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 12 तिया 36। ठीक है, 1 बटा में 300। अब जब इसको हम लोग करेंगे तो करंट हमारा कितना निकल के आएगा, 0.0033 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से क्या निकल के आएगा, हमारा करंट निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। दोनों प्रतिरोध को जोड़ देना है, टोटल प्रतिरोध निकलेगा, फिर ओम का नियम लगा देना है। ओम का नियम क्या है, आई बराबर वी अपन आर। धारा निकालना है तो आई बराबर वी अपन आर, ये हमारा ओम का नियम हम लोग लगा देंगे। ओम का नियम जैसे ही लगाएंगे हमारा धारा का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सर्किट में 2-3 प्रतिरोध भी लगे हुए हैं हमारा, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके प्रतिरोध के मान को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर 2-3 प्रतिरोध हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, है ना, तो और वोल्टेज भी हमारा लगा हुआ है, तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा करंट होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जब 2 या 3 प्रतिरोध हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगला हमारा इसी में जो हमारा चलेगा टॉपिक चलेगा वो किरचॉफ के नियम पर चलेगा। ठीक है, उसको हम लोग कल देखेंगे। तब तक ये वाला देख लेना। इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो कलर कोड है उसको निकालना आना चाहिए। जैसे एग्जाम वगैरह में सीधा कलर कोड दे देगा, उसका वैल्यू निकालने को आता है। ठीक है, तो जो चार्ट हमने बनवाया है उस चार्ट को लिख लेना, है ना। एक बार 2 बार चार्ट को पढ़ोगे तो वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, एक दिन में किसी को नहीं याद होता है, हमको भी एक दिन में नहीं याद होता है ना। तो अगर 2 बार 3 बार उसको रटोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। उसका कोई ट्रिक अपना बना लेना, है ना। तो उस तरह से करोगे तो कलर कोड आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बिना मल्टीमीटर या बिना ओम मीटर के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं कलर कोड के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको निकालना है। और भी देख लेना कि जो सीरीज में जुड़ता है तो सारा जो रेजिस्टेंस होता है उसका टोटल जोड़ जो होता है वो उसको टोटल रेजिस्टेंस बोला जाता है, कुल प्रतिरोध हमारा बोला जाता है। ठीक है, अब तो ये हो गई बात सीरीज की, जहां पर हमारा बात एक परिपथ का नहीं होता है, 2-3 लूप का होता है, तो वहां पर अलग अलग नियम लगने लगता है, जिसको बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोला जाता है। किरचॉफ कोई नहीं थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही दिया था करंट का नियम और वोल्टेज का नियम। ठीक है, जब जो हमारे यहाँ पे जो अभी हमने देखा था सर्किट, वो हमारा एक ही लूप बनाता था। लेकिन अगर सर्किट में 2-3 लूप है तो हमारे कैसे उसमें वोल्टेज चलेगा, कैसे करंट चलेगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।